तो BAG, BSc और BCom जी के लिए जो इन्वायरमेंट का जो फंडामेंटल कोर्स है उसकी यूनिट 3 का बारे में हम आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इसका जो मुख्य शीर्षक है वो है प्रमुख परितंत्र। और इससे पहले जो वीडियो है वो 1 घंटे की है, उसमें हमने 2 यूनिट के बारे में कवर कर चुके हैं। तो आज हम 30 यूनिट के बारे में कवर करेंगे। जिसने वो यूनिट नहीं देखी है तो उसको वो देख सकता है। ये हम आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल, इसके ऊपर जो है ये कुछ वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें जो है स्टूडेंट के रिलेटेड इग्नू में जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को BA, MBA, BCom, MCom सभी के बारे में बताया गया है। और असाइनमेंट्स के मार्क्स ना आए तो क्या करना है, रिजल्ट ना आए तो क्या करना है, असाइनमेंट्स के मार्क टाइम से अपडेट होने चाहिए, MBA में कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, BA में कौन से कोर्स सेलेक्ट करने हैं, इन सब चीज़ों का डाउट दूर करने के लिए हमने जो है इस चैनल बनाया है। आप जो है सेल्फ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रमुख जो मेन वीडियोज़ हैं आपकी क्लास से रिलेटेड उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये है यूनिट नंबर 3 जिसके अंदर है मुख्य परितंत्र के बारे में जो है इसमें हम वन परितंत्र, घास, मरुस्थल, जलीय परितंत्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिस्टम के बारे में बात की थी कि इस परितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। इको मतलब जो हमारे आसपास में है, सिस्टम मतलब जो तंत्र है, चाहे वो जैविक तंत्र है या निर्जीव तंत्र है, दोनों को मिलकर जो है हमारा इकोसिस्टम बनता है। मतलब हिंदी में उसको परितंत्र बोलते हैं। तो हमने बात किया था जीवमंडल के ऊपर। जीवमंडल जो है वो स्थलीय और जलीय दोनों को मिला के बनता है जीवमंडल, जो जल भी है और उसको भी दोनों को मिला के जलीय मंडल बनता है। तो हम अभी उसमें जो मुख्य रूप से है वन परितंत्र के बारे में आज बात करेंगे। बाकी पहले हम बात कर चुके हैं। वन जो है फॉरेस्ट से बना हुआ है, फॉरेस्ट लैटिन वर्ड है ये। फॉरेस्ट मतलब जो आसपास का बाहर का होता है, ठीक है। तो जैविक समुदाय जो होते हैं वो वन के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसमें मृदा की किस्म के ऊपर, जलवायु के ऊपर जो है वृक्ष अलग अलग टाइप के डिजाइन होते हैं एरिया के हिसाब से। तो ये एक सिंपल सा चित्र बताया गया है कि टुंड्रा जैसे छोटे होते हैं, बेरियल वन ऐसे होते हैं, और मिश्र शीतोष्ण वन जो है थोड़े से और बड़े होते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन थोड़ा सा मीडियम रेंज के होते हैं। जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे किस टाइप के पेड़ होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे लंबे और ऊंचे पेड़ होते हैं और उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो वन परितंत्र है उसके अंदर सबसे पहले है शंकु वृक्ष वन। तो ये थोड़ा शंकु के जैसे वन होते हैं, जैसे ऊपर दिखाया गया है इस टाइप के वन होते हैं। ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे अधिक गर्मियों के दिन होते हैं, ठंडे मौसम वाले दिन अधिक होते हैं और गर्मी को कम होते हैं वहाँ पे। तो इसमें जो बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो वो आसानी से नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो इसमें 2-3 किस्म के 1-2 वर्ड आपको याद रख लेना, जैसे स्प्रूस हो गया या फर के पेड़ हो गए या चीड़ के पेड़ हो गए। पर्वतीय क्षेत्र में जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी की बनावट के ऊपर होती है। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो इनकी मिट्टी में जो होता है अम्ल अधिक होता है और खनिज जो होते हैं जो लवण होते हैं वो कम होते हैं। दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीत और उष्ण जैसे नाम से है, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी, जहाँ गर्मी और ठंडी दोनों होती है। और पर्णपाती वन होते हैं वो, उनमें जो है छोटी पत्तीदार पेड़ होते हैं, लिखा हुआ है। जलवायु पाई जाती है मध्यम दर्जे की, और सर्दी में पत्ते गिर जाते हैं और गर्मी में जो है ये 2 डिफरेंस आएगा 2 के बीच में कि ये इन दोनों टाइप के वन के बीच में क्वेश्चन ऐसे आएगा। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये यूनिट नंबर 3 है और इसमें से कम 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये 15-20 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की होगी मेरे ख्याल से। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। तो आप इसमें से 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए 15 मिनट की वीडियो। और मैं इसको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही हार्ड है और उसको मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स पा सकें। इसकी लंबाई 40 से 50 मीटर है। ये तो आप में हर एक में लिख सकते हो। ये थोड़ा इतनी लंबाई होगी, उसके पत्ते गिर जाते हैं, ऐसे मौसम में पाए जाते हैं, इस टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से 75 से 150 mm की उसमें जो है बारिश होती है लगभग। इसमें जो पेड़ है वो है मेपल, ओक के पेड़। जो आपको याद रखने वाले पेड़ हैं वो याद रख सकते हो। बासवुड, ये कॉटनवुड, ये हिमालय में पाए जाते हैं। शंकु जैसे इनका आकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शीतोष्ण सदाबहार। जैसे नाम ही से ही पता है, सदाबहार एवरग्रीन, हमेशा हरे रहते हैं। शीतोष्ण जहाँ पे ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। ये भूमध्य सागर टाइप के वन होते हैं, ठीक है। इनकी जो पत्तियाँ होती है सुई की तरह होती है, सुई की तरह पतली और चौड़े से होते हैं। इसमें जो है जहाँ 3-4 मीटर की ऊंचाई की झाड़ियाँ टाइप के होते हैं, ठीक है।
इसके जो जंतु पाए जाते हैं इसके आसपास वो खच्चर, हिरण, ब्रूछ, खरगोश, कष्ट, चूहा, चिंपाक और छिपकलियाँ इसके आसपास वाले पाए जाते हैं। तो इसी शीतोष्ण, जहाँ शीत भी होती है उष्ण भी होते हैं, भूमध्य सागर की टाइप में ये मिलते हैं। शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठंडी और गर्म दोनों रहते हैं। ठीक है, तो कोहरा भी पड़ता है वहाँ पे, ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है। तो ये अधिक गर्म स्थानों की अपेक्षा काफ़ी कम होते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, जहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विविध समुदायों में भिन्नता बहुत ज़्यादा होती है। ताप भी होता है, नमी भी होती है और 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वहाँ पे होती है। ठीक है, इसमें जो है सरीसृप, जलीय सरीसृप ज़्यादा मिलते हैं उसके आसपास। ठीक है, छिपकलियाँ, सांप, इस तरीके की प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती है। तेंदुआ, जंगली बिल्ली, बंदर, गिलहरी, क्लोथ, ये सब होते हैं। उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन, ठीक है, मौसमी सीजनल फॉरेस्ट, जो मौसम के साथ पैदा होते हैं गर्मी में, उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन मिलते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और नमी कम होती है, नम। ठीक है, तो इसमें जो है मानसूनी वन जाते होते हैं। मानसून जैसे भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं। आकार में ये पेड़ बड़े होते हैं, बांस हो गया, झाड़ी होगी, चरम की झाड़ी आदि, ये हो गया उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन। उष्ण कटिबंधीय प्रचुर वन, सर्दी गर्मी दोनों में भिन्नताएं कम होती हैं। चौड़ी पत्तेदार सदाबहार पेड़ होते हैं ये, जैसे इमली, ओक, पाम, मोहगनी, इस टाइप के इंडिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वनों की महत्ता के बारे में आपको पता ही है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वनों की महत्ता, कि हम क्या क्या मनोरंजन में, संस्कृति में हमारे यूज होती हैं। इसकी जो लकड़ी होती है वो रेशे, माचिस, फर्नीचर, शटल, खेलकूद आदि के सामान बनाने में भी उपलब्ध होते हैं। औषधि बनाते हैं, तेल वगैरह निकलता है इनका। ठीक है, और रेसिन वगैरह उनकी राल जो होती है उसका जो निकलता है ना, वो भी काम में लिया जाता है। कत्था, खैर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, घर बनाने के काम में आते हैं। जैसे जैसे मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पढ़ने वाली है, यहाँ पे जब मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। जो मिट्टी है वो कटने से बचाता है, मृदा अपरदन को रोकता है। जड़ें जो होती है मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो लैंडस्लाइडिंग नहीं होती। और ठीक है, और ये जो है पर्यटन की, टूरिज्म, जहाँ जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं, ऐसे होते हैं, सांस्कृतिक ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जाने आने की संभावना होती है। वनों को संरक्षण के बारे में बताया कि वनों का संरक्षण जो है, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, शहर बनते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, तो उसके लिए एक नए कानून बनने चाहिए ताकि वन को संरक्षित किया जा सके। और जो इसमें ये लिख सकते हो, और जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए वनों को बचाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो कुछ जीव जंतुओं की जो प्रजाति है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। तो यही इसमें बताया गया है। ठीक है, वन प्रबंधन के और हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो टीक, साल, शीशम, केले, मूल्यवान लकड़ी के वृक्ष हैं उनको लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जो घास का जो परितंत्र है उसके बारे में, घास का जहाँ पे 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वनों के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, मरुस्थल में वर्षा कम होती है, जहाँ पे जैसे अपना राजस्थान वगैरह, रेगिस्तान जहाँ पे होता है वहाँ पे कम होती है, तो वहाँ घास मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जीव जंतुओं का वहाँ पे पनपना भी मुश्किल हो जाता है। आपको मोटी चीज़ ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो घास होना बहुत ज़रूरी है। जो छोटे मोटे कीड़े होंगे, फिर एक इकोसिस्टम शुरू हो जाएगा, फिर बड़ी जीव जंतु वहाँ पे पैदा होना चाहिए। जब वहाँ जीव जंतुओं के रहने के, खाने के लिए नहीं कुछ होगा तो फिर वहाँ कैसे होंगे। ठीक है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क जो जून जुलाई के दौरान जो है, मानसून आने से पहले जो वनस्पति रूप से सक्रिय होते हैं, जो घास तंत्र है, जैसे मानसून वगैरह आता है इंडिया में तो घास उगने शुरू हो जाते हैं। सितंबर से अक्टूबर तक उसकी बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाता है। और जो उत्तरी एरिया जैसे यूपी, बिहार और आगे हरियाणा, पंजाब, वहाँ पे जो है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे भी बारिश होती है, तो वहाँ पे दोबारा दिसंबर और जनवरी में घास सिस्टम बढ़ता है। तो इसके महत्व क्या है? इसके महत्व यह है कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं, आप तो पता ही है, एग्रीकल्चर्स, भैंसें होती हैं, भेड़ होगी, सभी होगी, ये गांव का जो पूरा सिस्टम चलता है वो उसी के ऊपर चलता है। अगर घास होगा तो जानवर होंगे, जानवर होंगे तो दूध वगैरह, खाल, ये सब जो मिलने वाली चीज़ें हैं, कच्चा माल, वो सब उनको मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या में जो है बकरी, ऊँट, हिरण, ज़ेब्रा इत्यादि जो है पाले जाते हैं, जिससे भोजन, दूध, चमड़ा और परिवहन के साधन में भी यूज होते हैं। तो
घास का जो परितंत्र है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ये इसमें इम्पोर्टेंट मैं पढ़ना चाहता हूँ, घास होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मिट्टी जो है कटनी शुरू हो जाती है, उसका जो ऊपर वाली अच्छी मिट्टी है वो ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे फिर जलवायु जो अपना जानवरों को जो परितंत्र है वो पनपना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए घास का परितंत्र होना, जैसे कि हम बता चुके हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, मरुस्थल परितंत्र के बारे में बात करते हैं। मरुस्थल जो है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, मरुस्थल परितंत्र हो गया। तो ये जो है वहाँ पे नमी नहीं पहुँच पाती, जो थोड़ी सी नमी है समुद्र से हो या कहीं से भी हो, वहाँ ऊंचे ऊंचे चट्टानों जैसी जो खड़ी हो जाती हैं, जो वहाँ की ओर नमी नहीं होने देती, वर्षा कम होती है, तो ऐसे उतार चढ़ाव उस एरिया में रहते हैं। वहाँ पे इसी टाइप का जो है पनपने में मुश्किल आती है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी एवरग्रीन झाड़ियाँ स्पीशीज छोड़ी गई हैं, पैदा की गई हैं, जो झाड़ियाँ जो हमेशा ही रहती हैं, जैसे राजस्थान के अंदर है, वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ ऐसी हैं जो हमेशा गिरी रहती है, उनके नीचे फिर थोड़ा घास हो जाता है, फिर उसी के ऊपर जो है परितंत्र चालू हो जाता है। एज ए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सार्कोबेट्स, काजीवुड, सीपवुड आदि लवण घासें सामान्य रूप से मिलती है, जिससे क्या वहाँ पे थोड़ी अवधि के लिए बारिश हुई तो वे अंकुरित हो जाती है, फलने लगती है, घास होना शुरू हो जाता है। तो मरुस्थल की जो दशा की जो है थोड़ा सा अनुकूल हो जाती है। वहाँ पे कौन से सरीसृप और कीट जीव जंतु वहाँ पे मिलते हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसी प्रजाति वहाँ पे मिलती है जो अपने तापमान को नियंत्रित कर लेती है, उनको पानी बहुत कम चाहिए, क्योंकि पानी ऐसे एरिया में कहाँ पे मिलेगा। तो ऊँट जैसे होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऊतक निर्जलीकरण के साथ द्वारा वो अपने आप को पानी की के लिए सहन कर सकता है, उसके अंदर जो पानी स्टोर होता है उसको यूज कर लेता है। आप सभी को पता है ऊँट के अंदर इश्यू डिहाइड्रेशन करके वो अपने आप को ज़िंदा रख सकता है। तो ऐसे जीव जंतु जो वहाँ के लिए अनुकूल है वहीं पे वही जीवित रह सकते हैं। तो कृषि तो ये सब चीज़ें थी। सरीसृप वहाँ पे किस टाइप की स्पीसीज मिलती हैं, तो ये 2-4 चीज़ें याद रख लेना है। सफ़ेद गिद्ध जिप्सम और सफ़ेद गिद्ध नियोक्रोफोन। रेगिस्तान में जो स्पीसीज मिलती है चमगादड़, लंबोतरा, झाँचुआ। भारत में रोमयुक्त पैरों वाला जरबिल, जंगली शूकर, जंगली बिल्ली और पैंथर आदि मिलते हैं। ठीक है, ये भारतीय मरुस्थल के बारे में एक केस स्टडीज बनाई गई है कि झुंझुनू के जो एरिया में है, जो दूसरों देशों के मरुस्थल की अपेक्षा यहाँ पे जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा रहती है। उसका मेन कारण है कि वहाँ पे जो छोटे छोटे एक शहरों घर बना के ढाणियों के रूप में लोग रहते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और एक नया सिस्टम बनाया, जबकि दूसरों की अपेक्षा अच्छा जहाँ वहाँ पे जीवन यापन बनाया हुआ अपने मरुस्थल में, राजस्थान एरिया में, दूसरे देशों के मरुस्थलों की अपेक्षा। तो जलीय जीवन के बारे में बता दे, जलीय चक्र के बारे में बता ले, जलीय जीवन के बारे में ये काफ़ी अच्छा बताया हुआ है इधर, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो जलीय जीवन है उसका चित्र नीचे दिया गया है, उसमें होता है पटलक जो है इंटरफेस पे रहते हैं ऊपर। देखो पटलक के बारे में मैं बताता हूँ। ये ऊपर ये पानी भरा हुआ है, झील है या जो भी है, तो इसमें जो सबसे ऊपर टॉप में पेड़ पौधे और जो जानवर रहते हैं उसको बोलते हैं पटलक में रहते हैं। ये पटलक हो गया फर्स्ट वाला टॉप। और जो ये यहाँ वाला है हो गया, वो हो गया परिपादक, जो छोटे मोटे पेड़ पानी और थोड़ा ऊपर बाहर निकले रहते हैं, ये हो गया परिपादक। उसके बाद जो नीचे नितलक जीव जो बिल्कुल सतह पे नीचे पानी के अंदर बिल्कुल सतह पे जो रहते हैं उनको बोलते हैं नितलक जीव। और तैरनक जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है जो तैरती हैं और जो अपना जो मतलब पानी के बहाव के विपरीत भी काफ़ी स्पीड से जाके उसको भी ओवरकम कर लेती हैं, मतलब उसको भी हरा देती हैं। मान लिया दूसरी डायरेक्शन में पानी आ रहा है तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में भी चल के वो दूसरी जगह पहुंच सकती है। लेकिन जो पटलक होता है वो पानी की डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। अगर पानी की डायरेक्शन ऐसे जा रही है तो पटलक भी ऐसे ही जाएगा, और अगर दूसरी डायरेक्शन में जाए तो ये इसको अपोजिशन नहीं कर सकता पानी का, जबकि तैरनक जो होती है बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है वो ऐसे कर सकती हैं। तो पटलक परिपाद के बारे में बता दिया, पलवक के बारे में बता दिया। पलवक ऊपर वाला पटलक था, पलवक ये पलवक वेंचली, पलवक पढ़ते देखे। तेजी से बढ़ते हुए कुछ जल छोड़कर जलीय प्रजनन में पाए जाने वाले दूसरे सक्षम पादक प्राणी आमतौर पर क्रिस्टेनियन और प्रोटोजोआ इसके अंदर आते हैं। ठीक है,
इनमें शक्ति बहुत सीमित होती है, ये जल के अंदर ही रहते हैं, धाराओं के विपरीत नहीं जा सकते। वही चीज़ें जो मैंने बताया था शॉर्ट में। तर्णक वो बड़ी मछलियाँ होती हैं, 2 मीटर या उससे बड़ी होती है, ब्लू व्हेल तक उसमें आती हैं। नीतलक जो नीचे दिखाई देते हैं, जो नीचे रहते हैं तलछटी में, ठीक है। स्पंज और क्रैब्स इस टाइप के होते हैं। तो मैंने वो सिंपल भाषा में आपको ऊपर बताया है। तो अलवण जलीय, लवण वाला समझ लो। लवण मतलब उसमें होता है खारा पानी, NaCl नमक होता है उसमें। अलवण मतलब जो मीठा पानी होता है, अच्छा पानी होता है, उसके जलीय प्रियतंत्र के बारे में बात करते हैं। अलवण जल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सोरो और एक सरित। सोरो मतलब होते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला बता दूँ, अलवण जल में जो है कार्बनिक रखा है, कार्बनिक दोनों तरफ के पदार्थ उसमें रहते हैं और उससे क्या है जलीय जीवन अच्छे से व्यापन होता है। सोरो होता है मतलब शांत, जैसे झीलें, तालाब, कुंड, अलोप, कच्छ ऐसे हो गए, उसमें जो पानी रहता है वो सोरो हो गया, बिल्कुल शांत रहता है, इधर उधर डोलता घूमता नहीं है। और सरित जो है वो बहता हुआ पानी होता है, जैसे नदियाँ, सरिता, सोते आदि। तो इन दोनों के परितंत्र के बारे में अलग अलग चीज़ें हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, तो इसके बारे में नीचे बात करते हैं। झीलें, सबसे पहले झीलें रुद्र जलागार और अर्धभूमियाँ। झीलें ऐसी होती हैं, कुछ झीलें बहुत बहुत बड़ी होती हैं, कुछ झीलें छोटी है, कुछ समतल होती हैं, कुछ गहरी होती हैं। तो ये एक अमेरिका के बारे में बताई गई एक झील है सुपीरियर, और एक साइबेरिया की झील है बैककॉक झील। उनका जो है बैककॉक झील गहरी है, ऊपर वाली झील जो है वो इतनी गहरी नहीं है, उसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा, लेकिन ये गहरी है। तो तीनों परितंत्र पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। इन भूमियों में तीनों टाइप के परितंत्र पाए जाते हैं। जैसे झीलें, अधिकांश झीलें पाई जाती हैं कहाँ पे, जहाँ पे जियोलॉजिकल चेंजमेंट हुए हैं। जो ये झीलें हुए हैं लगभग 2 करोड़ साल से बनी हुई हैं। कितने? 2 करोड़ साल से। तो पृथ्वी में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता रहता है, उसकी वजह से सतह में चेंजमेंट आता रहता है, तो उससे जो है झीलों में चेंज हो जाते हैं। तो जो बैकाल अफ्रीका की तंजानिया झील, ये जो झील है वो 2 करोड़ साल पहले बनी हुई है। लोकटक झील जो मणिपुर की है, उसकी एक केस स्टडी दी गई है कि भाई मणिपुर का जो इतनी बड़ी झील है उसमें जो इकोसिस्टम पैदा हुआ है, मछलियाँ हैं और बहुत सारे जीव हैं जो उसमें पनपे हुए हैं इतनी बड़ी झील में, उसी के ऊपर मणिपुर के मैक्सिमम जो है उस एरिया में लोग निर्भर हैं। उनका खाना पीना डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी के ऊपर निर्भर करता है और उसका जो है बहुत ही महत्व है जीवन के अंदर। जैसे ये फूमडीज की एक लोकटक झील के बारे में दिखाया, एक फ़ोटो दिखाया गया है। तो एक ऐसी स्टडी है, सिंपल आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि वो मणिपुर में। रुद्र जल सागर, इसकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें ऑफ स्टेम या ऑन स्टेम कहा जाता है। ऑन स्टेम जो जलाशय होते हैं उच्च भूमि क्षेत्रों में स्थित होते हैं। उपयुक्त नदी से पानी, जो पानी आके जो एक्स्ट्रा पानी है वो भर जाता है ऊँचे नीचे उसमें, उसको बोलते हैं रुद्र जल सागर। आर्द्र भूमियाँ समय समय पर पानी पर लटके रहने वाले क्षेत्र हैं। ये 6 मीटर की गहराई तक कृत्रिम रूप या प्राकृतिक रूप से पानी से निम्न या संतृप्त भूमियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह पानी खारा या नमकीन हो सकता है। तो ये होगी आर्द्र भूमि। जैसे दलदली भूमि नहीं होती, समुद्र के किनारे हो गए या झील के किनारे हो गए, उनको बोलते हैं आर्द्र भूमियाँ, नमी वाली भूमियाँ। दलदल भी होता है, थोड़ा पानी भरा रहता है, पेड़ पौधे होते हैं। तटीय आर्द्र भूमियाँ होती हैं, अंतलस्तरीय आर्द्र भूमियाँ होती है। तटीय मतलब किसी लवण जल हो, खारा पानी भरा हुआ हो, जैसे मैग्रोव, अनूप और मैग्रोव, ठीक। असम की आर्द्र भूमियों के बारे में एक केस स्टडी दी गई है ये। अब हम सरित परितंत्र के बारे में बात करना चाहते हैं, जो नदियों का परितंत्र है। ये लास्ट है शायद, समुद्री परितंत्र आएगा उसके बारे में। तो समुद्र के परितंत्र के बारे में छोटी छोटी नदियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें नदी जो है बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नदी खुली वृत्तंत्र विषपोषी तंत्र है। झीलें अंतर्वाही और बहिर्वाही नालों से होने वाले कुछ आघात और निर्घातों को छोड़कर बंद स्वरत और स्वतःपूर्ण तंत्र है। आपको इसको सिंपल भाषा में लिखना है। इसका कहने का मतलब जो झीलें हैं उसमें जो पानी आता है और बाहर जाता है लगभग वो स्टेबल होता है, जब उनकी नदियाँ जो है वो खुली हुई होती हैं, वो लगातार बहती रहती है। इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे लिखना है। और नदियों को किसी स्थल पौधों आगामी स्थायी, तो ये छोड़ नदी का जीव जाता है, उनके प्राणी कैसे होते हैं उसमें। चट्टान के आसपास कुछ जीव, नदी जो बहती रहती है चट्टान के पास कुछ पानी स्थिर होता है, कुछ तो उसमें जीते हैं, कुछ जो है बीच में फास्ट मूवमेंट पे जो पानी होता है उसमें जीते हैं। तो उसके बारे में धारा के साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे मक्खी, ड्रैगन फ्लाई, ये चट्टानों के पास रहते हैं, जो पानी की सतह और मिट्टी होती है उसके पास में। तो सूक्ष्म आवासों में भी कुछ प्राणी रहते हैं, जैसे एंडेलिस,
एक दो नाम याद रख लेना, घोघा प्रजाति के कुछ कीट रहते चट्टानों के आसपास और पानी के बीच में, ठीक है। जहाँ तेज बहाव होता है उन उस क्षेत्रों में शक्तिशाली जीव भी रह सकते हैं, जैसे मछलियाँ होगी, क्योंकि वो धारा के अपोजिट भी चल सकती है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो नीचे नितलक में रहती हैं, जो सतह होती है पानी की गहराई के नीचे उसमें रहते हैं। और जो पौधे होते हैं वो या तो बिल्कुल शैवाल वगैरह ऊपर तैरते रहते हैं या साइड में जो चट्टानें हैं उनके बराबर में रहते हैं। तो ये हो गया नदियों के जीवन यापन के बारे में। अब समुद्र के परितंत्र के बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नमक है, वो पानी खारा होता है, उसमें 27% नमक होता है और 0.5% या 3.5% ही जो है अच्छा पानी रहता है, थोड़ा सा मतलब रहता ही नहीं उसमें। तो इसके बाद समुद्र का जो मंडल है वो दो है, एक तो नितलस्थ मंडल जो सबसे नीचे की ओर होता है, जो गहराई में होता है, और वेलार्पी मंडल जो सबसे टॉप में होता है। उसकी एक सीमा है, पहले कौन सा मंडल, वेला पर्वतीय मंडल होगा, फिर दूसरा वेला पर्वत मध्यम वाला, फिर नीचे वाला वेला पर्वतीय मंडल। तो नितलस्थ और वेला पर्वतीय दो याद रखना है। नितलस्थ बिल्कुल नीचे वाला, वेला पर्वतीय ऊपर वाला पानी में गहराई के हिसाब से। चलो महासागर का जीवन यापन के बारे में बात करते हैं। ये महासागर बहुत बड़ी वैरायटी होती है, उसके अंदर जीवों की बहुत बड़ा भाग है और सबसे बड़ा जो जीव मंडल है ये है। इसके अंदर जो है शैवाल, प्रमुख वर्ग में क्या है, शैवाल रहते हैं, पेड़ पौधे, हल्के छोटे कुछ कीट, अपवाद हो सकते हैं इसके रूप में। गहराई के हिसाब से इसको हमने बांटा हुआ है। पहला होता है वेलांचली, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। फिर नैरीटांचली, 4 वर्ड याद रखना। सबसे पहला वेलांचली, ये वाला सबसे ऊपर वाला टॉप वाला, उसमें जो है डाइटम वगैरह रहते हैं, इससे याद हो जाएगा आपको, ये एक अपने पास रखना। उसके बाद हो गया नेटांचली, ये नेटांचली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइड्स आता है, तूफान आता है, ऊपर पानी इधर से उधर भागता रहता है, तो इसमें कासंभिकारी धारी जीव रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वेला पर्वती और नितलस्थ मंडल। वेला पर्वती ये देखो, ये पहला अधिवेला पर्वती है, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर तक, फिर 200 से 1000 तक मध्य वेला पर्वती है, फिर 1000 से 2000 तक गंभीर वेला पर्वती है, उसके बाद सबसे नीचे तो हो ही गया सबसे गहराई वाला, ठीक है, वितलीय वेला पर्वती। और जो सबसे नीचे है, इसको मैंने बोला था आपको, ये होता है नितलस्थ मंडल। नितलस्थ मंडल बिल्कुल तलछटी वाला, नीचे वाला, है ना। तो 4 कौन कौन से हैं इसमें जो मेन याद रखने वर्ड, ये वेलांचली, नैरीटांचली, वेला पर्वती और नीलस्थ मंडल, और इसमें अलग अलग जीव पाए जाते हैं, ठीक है। उस पर आप छोटी छोटी लाइनें लिख सकते हैं। तो वेलांचली मंडल ऊपर वाला है, तरंग और ज्वार भाटा प्रचुर मात्रा में आता है, प्रकाश भी होता है, लवणता भी होती है, नमी भी होती है, सब कुछ होता है उसके अंदर। उसमें आपको घोंगे, क्रेस्टेशियाई, एनालिड, समुद्री एनोमोन और समुद्र अर्चिन ऐसी चीज़ें मिलेंगी शुष्क, ठीक है। और जो नैरीटांचली होती है उसमें थोड़ा सा शांत रहता पहले के मुकाबले, ऐसे ही लिख सकते हो आप, थोड़ा सा ज़्यादा इतनी गहराई वाले वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं। डाइटम, शैवाल्स वगैरह पाए जाते हैं उसमें, जो है समुद्री वेल, सील, उदबिलाव, समुद्री सांप, ये सब मिल जाते हैं। इस वाले में ज़्यादा मिलते हैं नैरीटांचली में जीव, ठीक है। जो आप समझ गए हो ना, सीप, घोंगे वगैरह, ये एनेलिड्स वगैरह, फॉर्मिनिफेरा, ये सब उसी में। वेला पर्वती में 90% वेला पर्वतीय क्षेत्र होता है समुद्र के अंदर, ये याद रखने वाली एक सेंटेंस। उसमें क्योंकि नीचे की ओर घटता चले जाते हैं ना जीव जंतु, ऊपर ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें कम ही जीव की संख्या पाई जाती है, उनके 2-4। और जो नीचे जो है नितलस्थ मंडल, वो बिल्कुल नीचे होता है, उसमें कीचड़ में कुछ सीपियाँ धसी रहती है, कुछ घोंगे, तारापीन, समुद्री करकटी आदि चीज़ें उसमें नीचे मिलती है। अब ये क्वेश्चन आपका लगभग शॉर्ट नोट में आएगा, आ सकता है, 99% चांस है। ज्वारानंद मुख वो होता है जहाँ पे जैसे हमारी गंगा नदी है, वो बहते 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 जहाँ समुद्र में मिलेगी, गंगा जल नदी का जो पानी है वो अच्छा पानी है, मीठा पानी है, लेकिन जब समुद्र में मिलती है वहाँ पे खारा पानी है। जब दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है, उसी को बोलते हैं जवार्दन मुख। जवार्दन मुख में बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, अंडे देती हैं, वहीं पे वो एक हर तरीके का पानी वहाँ पे अवेलेबल है, मीठा सब कुछ, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं और समुद्री जीव ज़्यादा मिलते हैं, हर तरीके का जीव वहाँ पे मिलता है। तो 90% जो है जवार्दन मुख पे जो है बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा चलती है, समुद्री जो मछलियाँ पकड़ने का सिस्टम है वो ज़्यादा चलता है।
तो ये हो गया। तो उसके क्या लक्षण है, वहाँ पे लवण का पानी घटता बढ़ता रहता है, लवणता मतलब खारा पानी कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे चलता रहता है। ज्वार भाटे भी थोड़े से स्थिर रहते हैं, और तो वहाँ पे जीवन जो है काफ़ी अच्छा है, भारी उत्पादकता वहाँ पे होती है, पर सभी चीज़ें वहाँ पे होती है, ठीक है। तो नीदे हरे शैवाल ये सब कुछ, केकड़े झिंगी मछली सब कुछ वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको पढ़ ले, थोड़ा सा ये सब चीज़ें उसमें लिख सकती हैं, ठीक है। नदी समुद्री और समुदाय सब विविधता, नदी वाले जीवन में अपन भी मिलेंगे, समुद्र वाला जीवन भी वहाँ पे मिलेगा, और मिक्सअप भी वहाँ पे मिलेगा। तो उत्पादक क्षमता के आधार पर ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। तो आशा करता हूँ ये यूनिट आपको काफ़ी अच्छी रही होगी। ये आपको पढ़ाने से पहले मैंने कितना मेहनत किया होगा इसको थोड़ा सा याद करने में, तभी मैं इतने अच्छे से आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में बता पा रहा हूँ, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे ज़्यादा नहीं, बस आप तीन जो हैं वो सब्सक्राइब और 3 लाइक दे दो, मैं ज़्यादा आशा नहीं करता, ताकि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, जल्दी लेके आऊँ। जितना आप लाइक और सब्सक्राइब जल्दी करोगे, मैं को समझूंगा कि स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है, और मैं जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना दूँ, ताकि, और क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है तो आप लोगों को इसमें इतनी वीडियोज और कोई बताएगा नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सेल्फ ज्ञान चैनल इग्नू। थैंक यू।